जय हिंद दोस्तों। आज जो ये क्लास मैं कराऊंगा इसमें दोस्तों मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका आर्मी जीडी का लखनऊ एआरओ में कैसे क्वेश्चन वहां पूछे गए। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जैसे साइंस में कैसे क्वेश्चन आए, जीके में कैसे है, मैथ में कैसे है और रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको कैसा तैयारी करना चाहिए कि आप जब पेपर देने जाए तब आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां दिखे। क्योंकि दोस्तों एक बात ये भी जान चलना, जब भी आपका पेपर वहां पे लगता है आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है। तो पहली बात ये मान के आप तैयारी करें जी, यहाँ पे मैं जितने आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप ये तैयार करते हैं तो आप जब पेपर देने जाएंगे आपको पहली बात तो ये पता चलेगा कि क्या लेवल होता है, कैसे क्वेश्चन पेपर में आता है, कि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सके। और आपके एग्जाम में यहां से भी रिपीट क्वेश्चन बहुत होगा, क्योंकि ये सारे आपके मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं और एक एक करके जितने भी आपके एआरओ है हर एआरओ का मैं पेपर वहां पे कराऊंगा, ताकि जब आप अपना पेपर देने जाए सारे क्वेश्चन यहीं से आपको दिखे, इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन वहां पे ना जाए। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूँ, ये आपको जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पे अपना चल रहा है, ये सेट नंबर आपका चल रहा है 14 नंबर, और इसके पहले भी मैंने इसकी यानी 13 सेट वहां पे करा चुका हूं और आपके एग्जाम तक मैं आपके कंप्लीट सभी एआरओ के पेपर में करा दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाए। दोस्तों तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग जीके 15 क्वेश्चन सॉल्व करते, कैसे क्वेश्चन आपके जीके में वहां पूछे गए थे। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किसे किसे समर्पित है, ये मंदिर किसे आपका समर्पित है, यानी कौन से भगवान को ये मंदिर आपका समर्पित है। दोस्तों इसका आंसर हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही जानेंगे, इसके साथ साथ इसके मैं कुछ पॉइंट भी आपको बता दूंगा कि और आपको क्या चीज वहां पे देखनी चाहिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से दिखे। तो पहले दोस्तों यहाँ देखो, ये सारे मैं जो करा रहा हूँ ये आज मैं आपका लखनऊ एआरओ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं आज यहाँ पे आपको करा देता हूँ। तो इसका आंसर दोस्तों सीधा सीधा आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में दूसरे एआरओ में पूछे गए हैं, अभी मैं उन एआरओ जब पेपर कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों ये नोट करना, यानी इसका अन्य नाम क्या, इस मंदिर का अन्य नाम क्या है, कैसे आप जानते हैं, तो इसे क्या बोलोगे। एक यहाँ नोट का पापांथी, क्या लिखोगे यहाँ पे, एक चीज ये यहाँ पे नोट कर लेना, इसे और क्या कहते हैं, पापांथी के नाम से आपका ये जाना जाता है। एक पॉइंट ये नोट करना। और इसके बाद ये मंदिर अगर ये पूछा जाए आखिर ये मंदिर है कहाँ पे, ये क्या बताओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बताओगे ये कर्नाटक के, क्या बताओगे, कर्नाटक के कहा मंदिर बता दोगे, कर्नाटक के एक बेल्लारी जिले में, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। दोस्तों ये आप सीधा सीधा पॉइंट नोट करना। अभी पूछा गया हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, तो आप बताओ भगवान शिव को। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर कौन से जिले में है, कौन से स्टेट में, तो आप क्या बताएंगे, ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में आपका वहां पे आ जाता है। इसके बाद एक पॉइंट ये नोट करना, अगर ये पूछा जाए कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है ये, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, तुंगभद्रा नदी। कौन नदी बता दोगे यहाँ पे, आप सीधा सीधा बताओगे तुंगभद्रा नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी किनारे आपका हम्पी स्थित है। हम्पी आपका क्या हो जाएगा, स्थित आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम्पी से कई सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये पूछा गया जो आपका हम्पी है ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या बताओगे, ये आपका तुंगभद्रा नदी किनारे ये बसा हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट करना, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं और यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जितने मैं क्वेश्चन करा देता हूं वो आपको पता होने चाहिए, और जो मैं पॉइंट आपको बता दूं ये पॉइंट आपको यहाँ पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। इसके बाद दोस्तों एक अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा प्रथम मुगल सम्राट बाबर। देखो पहला एक क्वेश्चन यहां से ये ध्यान देना कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रथम मुगल सम्राट कौन है, ये पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे यहाँ पे आंसर साफ साफ हमें दिख ही जाता है कि प्रथम मुगल सम्राट कौन हो जाएंगे, बाबर। तो आपको एक क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है कि कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो आप किसका नाम बताओगे, बाबर का नाम यहाँ बताइएगा। अब इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है, केवल की आयु में
1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। यानी ये बताओ कि जो बाबर था उसकी जब वो गद्दी पे वहां बैठा था उसकी एज क्या थी, उम्र क्या थी, ये पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो आप दोस्तों क्या कहोगे, उस समय उसकी आयु कितनी थी, वो थी आपकी 11 वर्ष। क्या हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ, हम तो ये जान लिया बाबर के बारे में, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहला क्या पूछा जाएगा कि जो बाबर है, बाबर का एक पूछा जाए जन्म कब हुआ था, बाबर का जन्म कब हुआ था। तो आप क्या कहोगे, इनका जन्म हुआ था आपका 14 फरवरी 1483 में, 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगर इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ बाबर के पिता का नाम वहां पे क्या था, तो आप नाम क्या बताओगे, उमर शेख। पिता का नाम क्या बता दोगे, यहां बताओगे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम हो जाएगा, जो कि फरगना के जमींदार शासक थे। वहां क्या होता है, फरगना के जागीर के शासक थे। कहां के शासक थे, फरगना के, फरगना जो जागीर थी वहां के ये शासक आपके हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जब बाद में क्या हुआ, जब उमर शेख की वहां पे मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद बाबर केवल उस समय 11 वर्ष के ही थे वहां पे, उसके बाद ही यहाँ पे गद्दी पे बैठे थे। तो यहाँ पे दो थी, पहला पॉइंट ये याद करना कि प्रथम मुगल सम्राट कौन थे, आप बताओगे बाबर से, ठीक। इसके बाद क्या बताओगे, बाबर जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या हुआ था, ये चीजें याद करना, क्योंकि ये प्रथम मुगल सम्राट थे। तो इसी इनके बारे में कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक हमारा अगला सवाल आता है, अब इसका आंसर बताओ क्या यहाँ पे होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पहला व्यापारिक केंद्र कहां पे अपना स्थापित किया, ये जो चीज पूछी जा रही है, आप इसका आंसर सीधा सीधा क्या कह दोगे, ये कहोगे सूरत से। कहां, सूरत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए, क्या कह दोगे, ऑप्शन डी। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, यहां पेपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी अगर पूरी डेट की बात करें तो यहां पे ये नोट करना है कि 31 दिसंबर, क्या लिखोगे, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार वहां प्रदान वहां पे कर दिया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको पता यहाँ पे होना चाहिए, मैं नोट करा देता हूं, आप ये पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या नोट करोगे, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी भारत में व्यापारिक, भारत में अगर ये सीधा सीधा पूछेगा व्यापारिक फैक्ट्री, क्या बताओगे, व्यापारिक आपकी जो फैक्ट्री स्थापित करने का, क्या कहोगे, स्थापित, फैक्ट्री स्थापित, ये सीधा सीधा वहां पे लिखा हुआ आपका है, करने का प्रथम प्रयास, करने का जो प्रथम प्रयास है ये किसने वहां पे किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहां पे क्या बताओगे, कैप्टन हॉकिंस, किसका नाम बता दोगे यहाँ पे, कैप्टन हॉकिंस का नाम आप यहां बताना, एक इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेपर में क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाता है। तो ये नोट करना कि भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था, कैप्टन हॉकिंस का नाम आपको यहां पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल आता है, अच्छा ये बताओ अंग्रेजी यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया था, जो वहां की कंपनी थी, ये पूछा जा रहा है कौन से सन में अपने आप को वहां पे स्थापित कर लिया था भारत में। तो हम लोग क्या कहेंगे, आप बताएंगे 1600 लेके 1612 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, सीधा सीधा इसमें आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल ये आपका पूछा गया था लखनऊ एआरओ में ही कि दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। देखो दादा भाई जो नौरोजी का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है ना, इसका एक क्वेश्चन ये बहुत बार पेपर पूछा जाता है कि इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें आपका ओल्ड मैन, नोट करिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के नाम से ये काफी मशहूर वहां पे थे। ये पेपर कई बार क्वेश्चन आपका
पूछा जा चुका है। इसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क करके ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर आप क्या बता दोगे, ये दोस्तों हो जाएगा क्या 1892। क्या लिखोगे यहाँ पे, यानी दादा भाई नौरोजी का जो अगर क्या हो जाएगा 1892, इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दूसरा कभी अगर आपसे ये पूछा जाए जो दादा भाई नौरोजी थे, इनकी मृत्यु यानी इनका निधन कहाँ कब हुआ था, अगर इनका आपसे निधन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओ, इनका निधन आपका हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। लेकिन इनकी विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत ज्यादा वहां प्रेरित की थी, क्योंकि इनकी विचारधारा जो वहां पे थी। दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीधा सीधा आपसे पूछेगा ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे हम लोग जानते थे, तो आप किसका नाम बताओगे, दादा भाई नौरोजी का नाम आपको यहाँ बता देना है। एक सवाल दोस्तों और आपसे ये पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है। पंचायत सदस्य का अगर आपको मेंबर वहां बनना है, उसके लिए आपकी आयु यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा 21 साल। मिनिमम आपके 21 साल यहाँ पे होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, अच्छा 21 साल तो एज होनी चाहिए, ये संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो भाग अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है तो कौन से भाग में आपका बताया गया है, तो भाग वाले में क्या बता दोगे यहाँ पे कि कौन से भाग में आपका ये आता है, तो भाग में बताओगे आपका ये भाग नंबर जो आपका 9 है, भाग नंबर जो आपका 9, इसमें आपका बताया गया है कि पंचायत सदस्य बनने के न्यूनतम आयु आपके 21 साल यहाँ पे होती है। तो ये भाग भी नोट कर लेना, भाग नंबर 9 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक सवाल में पूछा गया किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, वरीयता दी गई है। ये भी आपका लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसमें आप इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे। दोस्तों यहाँ मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलते हो, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते चल रहे हो, तो आपका जब भी एग्जाम लगेगा इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या कहोगे, ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत बार पूछी गई थी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे। शब्द बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज तो ये बता दो पहले यहाँ पे कि ये 42वां संविधान संशोधन कब आपका हुआ था, तो आप सन पूछा जाएगा 1976। एक तो ये सन नोट करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। और 42वां जो संविधान संशोधन था, इसे आपका मिनी संविधान के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिनी संविधान के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप किसका नाम बताओगे, जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे आप मिनी संविधान के नाम से वहां पे जानते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका ये 42वां संविधान संशोधन है, इसमें जो आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द वहां पे जोड़े गए थे। तो पहला आप क्या बताओगे, पहला आपका हो जाएगा क्या, सोशलिस्ट। पहला शब्द क्या हो जाएगा आपका, सोशलिस्ट। पहला शब्द आपका सोशलिस्ट यहाँ पे जोड़ा गया था। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि सोशलिस्ट मतलब हो जाएगा समाजवादी। ऐसे क्या बोलोगे, समाजवादी। एक शब्द तो आपका ये जोड़ा गया था। इसके बाद एक शब्द और इसमें जोड़ा गया था, वो क्या हो जाएगा आपका, सेक्युलर। एक दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक्युलर शब्द। इसका मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, धर्म निरपेक्ष। ये शब्द यहाँ पे जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। या फिर इसके बाद एक शब्द और यहाँ पे तीसरा जोड़ा गया था, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रिटी। ये शब्द यहाँ पे जोड़ा गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अखंडता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अखंडता। ये शब्द यहाँ पे जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द आपके जोड़े गए। सीधा पूछेगा ये बताओ, जो समाजवादी शब्द है, ये भारतीय संविधान है किस अनुच्छेद में मतलब बदलाव करके जोड़े गए थे। समाजवादी पूछे, धर्मनिरपेक्ष पूछे, या आपका अखंडता,
ये तीनों वर्ड याद करना, पेपर में क्वेश्चन यहां से कई बार पूछे जा चुके हैं और ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे वर्ष का नाम भी पूछा जाता है, तो वर्ष का नाम भी आपका वहां पे क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों एक हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्या हमसे पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो छठे नंबर पे कौन सा आएगा? तो आप क्या कहोगे? छठे नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। और वहीं पे कभी आपसे ये पूछा जाए भारत कौन से नंबर पे आता है, तो भारत आता है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आपका आता है वहां पे। और दोस्तों अगर हम इसके क्रम की बात करें, नंबर 1 सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे आपका कौन सा देश आ जाएगा? वो हो जाएगा रूस। नंबर 1 पे आपका आएगा रूस आएगा। और सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा? रूस के बाद आता है कनाडा। रूस के बाद आ जाएगा कनाडा आ जाएगा। और कनाडा के बाद क्या आएगा? कनाडा के बाद आपका आता है चीन। कनाडा के बाद चीन आएगा। और चीन के बाद कौन सा देश आएगा? वो होगा अमेरिका। चीन के बाद कौन सा देश आएगा? अमेरिका आता है। और अमेरिका के बाद कौन सा देश आएगा? वो आपका होता है ब्राजील। अमेरिका के बाद कौन सा आएगा? ब्राजील आएगा। और छठे नंबर पे कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया आता है। और 7वें नंबर पे आपका भारत देश वहां पे आ जाता है। तो ये सारे के एक क्रम होता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन देश सबसे बड़ा है, फिर उसके उससे कम उससे कम उससे कम। तो भारत कौन? नंबर 1 का याद करना, सबसे बड़ा सबसे क्षेत्रफल किसका? आपका रूस का है। और भारत का कौन सा क्रम आएगा? इसमें भारत आएगा 7वें क्रम पे आपका यहाँ पे आ जाता है। ये सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे नोट करिएगा। अब ये बताओ भारत में पहला बैंक कौन सा था, कि कौन सा ऐसा बैंक है जो भारत का पहला बैंक है? तो भारत का पहला बैंक आप कौन से बैंक को कहोगे? ये हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का पहला बैंक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इस बैंक की आप स्थापना क्या कह दोगे? ये आपकी हो जाएगी 1770 में। 1770 या 1832 में इसकी आपकी स्थापना हुई थी। ये डेट यहाँ पे नोट करना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। और दोस्तों एक चीज और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे इसकी स्थापना ये नोट कर लेना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। और कहां पे हुई थी ये भी नोट कर लेना, मुंबई में। ये कहां पे हुई थी? मुंबई में। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों जो और आपका यहाँ ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी अपने भू सीमा साझा करता है, कि वो बताओ कौन सा देश है जहां पे आपकी बॉर्डर एरिया आता है, जो स्थलीय बॉर्डर एरिया है, वो सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है, कौन सा देश है? तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? वो हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और बांग्लादेश भारत का ये कौन सा देश होता है? ये आपका पूर्ववर्ती देश भी आपका हो जाता है, जो कि 3 ओर से भारत तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से ये आपका घिरा हुआ है। और दोस्तों जो भारत है ना, बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबे भू सीमा साझा करता है। अगर देखा जाए कम से कम आपका 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर ये अपनी भूमि सीमा साझा करता है, जो इसका बॉर्डर एरिया आपका हो जाता है। कितना होता है? 4096 किलोमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, अच्छा ये बताओ क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा यहाँ क्या पूछा गया है? केंद्र शासित प्रदेश हमसे पूछा गया है। सबसे छोटा क्या होगा? पंडुचेरी होगा, चंडीगढ़ होगा, लक्षद्वीप होगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह होगा। क्या होगा? कौन सा सबसे छोटा आपका हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बता दोगे? ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ना, इसकी कुल जो सतही क्षेत्रफल होता है ये लगभग आपका 32 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 32 वर्ग आपका ये किलोमीटर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये लक्षद्वीप होता है ना, इसमें एक पॉइंट ये भी यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपका जो केरल उच्च न्यायालय है, जो आपका केरल का उच्च न्यायालय, केरल का उच्च जो आपका
न्यायालय है उसके अधीन आपका आता है, केरल के उच्च न्यायालय के अधीन आपका ये आता है। ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों ये सारे पॉइंट यहाँ पे जब आपके क्लियर हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन ये देखना जो आपके लखनऊ एआरओ में ही वहां पूछा गया था। ये पूछ रहा है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या। मैं सारे ही आपको नोट करा दे। देखो कभी अगर आपसे ये पूछा जाए, ये क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए, उत्तरी बिंदु पूछा जाए, या फिर आपसे इसका दक्षिण पॉइंट पूछा जाए, या फिर इसका दक्षिण पॉइंट पूछ ले, या फिर इसके बाद जो आपका पूर्व पॉइंट है ये आपसे पूछ ले, या फिर इसका पूछा जाए अच्छा ये बता दो इसका पश्चिम पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो ये मैं सारे पॉइंट आपको नोट करा देता हूं क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर उत्तरी पॉइंट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इंदिरा कॉल। उत्तरी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये होगा इंदिरा कॉल हो जाएगा। और ये कहां पे, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ना, इंदिरा पॉइंट वहां पे होता है। इंदिरा पॉइंट कहां है, सियाचिन ग्लेशियर में आपका हो जाएगा। और दक्षिण पॉइंट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा काल हो गया। और यहां पे क्या बता दोगे आप, इंदिरा पॉइंट। यहां क्या लिखो, इंदिरा पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। और ये आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में आपका आ जाएगा। ठीक है। अगर पूर्वी पॉइंट पूछा जाए, ये क्या होता है, ये आपका किबिथु, किस नाम से हम लोग जानते हैं, किबिथु नाम से आप इसे जानते हैं। और ये कहां पे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों जो भारत में सूर्य उगता है उसकी जो पहली किरण भारत में आती है वो कहां पे आते हैं, किबिथु से ही यहाँ पे आती। तभी क्या कहा गया, पूर्व का सबसे, भारत का पूर्वी सबसे बड़ा पॉइंट, वो सबसे आखिरी पॉइंट क्या होता है पूर्व का, वो किबिथु होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपका होता है। यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करिएगा, ये सूरज सबसे पहले यहीं पे उगता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सूर्य की जो किरण पहली आती है कहां से आती है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश से ही आती है। अरुणाचल प्रदेश में कहां पे, किबिथु। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करिए। और जो पश्चिमी पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका, घरार मोती। पश्चिमी पॉइंट क्या हो जाएगा आप बताओगे, घरार मोती। घरार मोती यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ये आपका गुजरात राज्य में आ जाएगा। तो हम लोग अब सीधा सीधा आंसर क्या बता देंगे, इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे पॉइंट क्लियर कर लेना, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट और आपका पश्चिमी पॉइंट आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सवाल आपका ये आता है, कोई भी व्यक्ति जो समानता भारत में साल से रह रहा हो, आपका जो प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी आप कम से कम कितने साल से अगर भारत में रह रहे हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता आपको दी जा सकती है। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा क्या कह दोगे, अगर आप 12 साल तक भारत निवासी हो गए हो तो भारत की नागरिकता आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसके बाद उससे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद है। दोस्तों यहाँ पे आपके दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये आपसे पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, एक ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जब आपका लागू वहां पे हुआ था उस समय भारत में कितने अनुच्छेद थे। मैं दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। पहले हम यहाँ पे एक कुछ पॉइंट आपको ये बता देते हैं कि जब भारत संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी, कितने भाग थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बताते हैं आपका वर्तमान वाला, मैं यहाँ पॉइंट आपको नोट करा देता हूं। और यहाँ पे पहले कितने थे वो सारे पॉइंट क्लियर कर लेना। अगर उसको पहले का पूछा जाता है तो अगर ये पूछा जाए पहले अनुच्छेद कितने थे जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, आप बताओगे 395 अनुच्छेद थे। और इसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए अच्छा यहाँ पे अनुसूचियां कितनी थी उस समय, अगर अनुसूची आपसे पूछी जाती तो अनुसूची आप कहां पे क्या बताते हैं, उस समय अनुसूचियां आपके 8 थी। ठीक है। अगर वहां उस समय ये पूछे उस समय भाग कितने थे तो बताओगे 22 भाग थे। तो ये तो हो जाता जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, अनुसूचियां क्या थी, भाग कितने थे। अब ये अगर वर्तमान आज के डेट की हम लोग बात करें तो वर्तमान में आप क्या बताओगे, वर्तमान में आपके इसके पहले एक पॉइंट ये बताना इसके अनुच्छेद कितने हो गए। अब यहाँ पे अनुच्छेद बढ़ के आपकी आए 395 से बढ़ के कितने हो गए, ये आपके हो गए 448 अनुच्छेद आपके हो गए। अब ये किस वजह से बढ़े, क्योंकि कई बार संविधान जो संशोधन होते हैं तो कोई ना कोई जो पॉइंट बनाया जाता है वो आपका एक अनुच्छेद में ही आपको वहां पे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताओगे अनुच्छेद आपके 448 हो जाएंगे। वहीं पे अगर ये पूछा जाए
अब वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे 25 आपके भाग हो जाएंगे। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए अनुसूची कितनी है, क्या पूछ लिया जाए अनुसूचियां कितनी, अनुसूचियां आपकी 12 अनुसूचियां यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट अगर आप क्लियर होते हैं तो आप कभी भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा और बड़ी आसानी से आप सभी के आंसर वहां पे दे सकते हैं। तो हम लोग क्या राइट आंसर बता देंगे 395 बता दें, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले का पूछा जा रहा है। जब संविधान सभा आपकी वहां पे निर्माण हुआ था उस समय कितने इसमें अनुच्छेद थे, पहले का पूछा गया है। तो आप सीधा सीधा ऑप्शन डी आप इसका राइट आंसर यहाँ बता देंगे। अब ये पूछा गया प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया था। तो इसका हम लोग आंसर क्या बताएंगे, सीधा सीधा ये हो जाएगा मेघालय राज्य। क्या हो जाएगा, मेघालय राज्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दूसरे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब आपकी मतलब कब ये आपकी आई थी, योजना कब आपके भारत में लॉन्च की गई थी। आप यहाँ पे क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा 28 अगस्त। क्या बताओगे यहाँ पे 28 अगस्त 2014। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में कब लॉन्च की गई थी, 28 अगस्त 2014 को ये योजना आपकी वहां पे लॉन्च हुई थी। ये पॉइंट क्लियर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो अपने साइंस के क्वेश्चन देखते हैं कि 15 क्वेश्चन जो कैसे साइंस के हमारे पूछे गए, क्या लेवल आपका वहां पे होता है। मैं कुछ पॉइंट भी इसके बताऊंगा ताकि जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप ये सारे पॉइंट क्लियर करते चलते हैं तो आपकी एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपसे एक चीज पूछी जा रही है, त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है। ये हम सभी को पता है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, लेकिन ऐसा ही लेवल आपके क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। तो आप क्या कहोगे, ये हो तो हम बताएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये बताओ त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या कहेंगे हम लोग, किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, क्या होती है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे ही आपका त्वरण कहा जाता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना कि त्वरण कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है, कैसी राशि, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्वरण दोस्तों आप क्या कहोगे, ये कैसी राशि हो जाएगी, त्वरण आपकी होती है सदिश राशि। कैसी राशि कहोगे, ये आपकी हो जाएगी सदिश राशि, त्वरण आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे सीधा सीधा आप नोट करना कि त्वरण कैसी राशि है, आप बताओगे सदिश राशि आएगी, हम ये सीधा सीधा बताएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये आता है जो आपका क्षय रोग होता है किसके कारण होता है। दोस्तों यकीन मान चलना मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके पेपर यहाँ पूछे जा रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपको वो पॉइंट भी क्लियर कराता चल रहा हूं ताकि अगर आप ये चीजें तैयार करके पेपर देने जाते हैं तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहां से बाहर ना जाए। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं जब आप ये सारे पॉइंट क्लियर करते चलेंगे तभी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन दिखेंगे। तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया कि क्षय रोग किसके कारण होता है, तो आप क्या बताओगे किसके कारण हो जाएगा। तो हम तो बताएंगे ये जो क्षय रोग होता है ये आपका जीवाणु से होता है। किससे होगा, जीवाणु से होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करें, जो आपका क्षय रोग होता है इसको आपका टीबी के नाम से भी आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीबी किसके कारण होता है आप बताओगे, किससे बता दो, ये आपका जीवाणु से आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, अच्छा ये बताओ ये कौन सा जीवाणु होता है जो टीबी रोग फैलाता है। अगर हमें उस जीवाणु का नाम ही हमसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे क्या नाम लिखोगे, उसका नाम नोट करें क्या, माइको, उसका नाम सीधा सीधा यहाँ पे नोट करें माइको बैक्टीरियम, माइको बैक्टीरियम, ये उस जीवाणु का नाम नोट करना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या लिख दोगे यहाँ पे, ट्यूबर, उसका नाम नोट करें ट्यूबरक्लोसिस, ये उस जीवाणु का नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा। जिसके कारण से क्या होता है आपका टीबी जो रोग होता है ना ये आपका यहाँ फूलता है। अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो टीबी रोग किसी को हो जाता है ये प्रभावित कौन से अंग को करता है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, ये तो पहला तो हो जाएगा आपका कौन सा जीवाणु आपका हो जाता है। एक पॉइंट ये नोट करना, ये किसको प्रभावित करेगा आप बताओगे, फेफड़ों को। ये किसको प्रभावित करेगा, जो आपके फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों को ये प्रभावित करेगा। क्या करेगा, जो आपके फेफड़े होते हैं उनको ये प्रभावित करेगा। एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन पूछा गया टीबी किसे प्रॉब्लम क्रिएट करे, कौन से हमारे पार्ट को, कौन से अंग को, आप बताना फेफड़े को।
अब इसके बाद उससे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? पानी का घनत्व आपका अधिकतम होगा, वो टेम्परेचर क्या आपका हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे, वो होता है -4 डिग्री, वो 4 डिग्री सेल्सियस। क्या बता दो इसका? ऑप्शन नंबर जो बी आपका होता है, यानी कि जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें पानी का घनत्व क्या होता है आपका? सबसे ज्यादा होता है। क्या बताओगे? पानी का घनत्व आपका अधिकतम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और दोस्तों यहां पे क्या बताओगे, अगर घनत्व, अब यहां पे अगर ये पूछा जाए, अब आयतन क्या हो जाएगा उसका? आयतन क्या, अगर घनत्व तो आपका अधिकतम हो गया तो जाहिर सी बात उसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? आयतन कम हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, वहां पे आयतन आपका न्यूनतम होगा। आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर दोस्तों एक चीज, ये क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि जो आपका शुद्ध जल होता है, एक पॉइंट ये क्लियर कर लेना कि जो आपका शुद्ध जल होता है, कभी आपसे इसका पूछा जाए, अच्छा इसका मतलब क्वथनांक पॉइंट क्या है? अगर आपसे इसका क्वथनांक पॉइंट पूछा जाए, ये क्या हो जाएगा? ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसका हिमांक पॉइंट क्या है? हिमांक पॉइंट कितना आपका होता है? क्वथनांक से मतलब आप ये समझ सकते हैं, अच्छा वो टेम्परेचर बताओ जहां पे आपका शुद्ध जल होता है वो आपका उबलने लगता है, वो क्या क्वथनांक पॉइंट होता है? हिमांक पॉइंट वो होता है जहां पे कोई जल जम के बर्फ बनना स्टार्ट हो, वो आपका हिमांक पॉइंट होता है। तो क्वथनांक पॉइंट में आप क्या बताओगे? सीधा सीधा हम बताओगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हिमांक पॉइंट क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर आपके होने चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, अच्छा ये बताओ एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? जो एडीज मच्छर है किसका वाहक है? हैजा का है, डेंगू का है, मलेरिया का है, आंत्र ज्वर का है? किसका बताओगे? इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? तो क्या बताओगे सीधा सीधा आंसर इसका? हम तो बताएंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा डेंगू का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों जो आपको ये एडीज मच्छर होता है, इसकी ये क्या होती है, जो एडीज मच्छर, ये मच्छरों की ही एक आपकी प्रजाति होती है जो डेंगू हो गया, बुखार हो गया, चिकनगुनिया होगा, जीका बुखार का वाहक होती है। किसका क्या वाहक होगा? मैं सारे आपको बता दिए। और इस वंश के जो मच्छर होते हैं बहुत ऊंचाई तक आपके नहीं उड़ते, यानी जमीन के, ये मान चलना कि 5 या 6 फीट तक ये उड़ते हैं वहां पे, इसके ऊपर वो उड़ भी वहां पे नहीं पाते। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, जैसे एडीज मच्छर है आपका, एडीज मच्छर, यहां भी मान लो डेंगू का नाम लिखा, अगर डेंगू ना देखे, मान लो आपका ये लिख देता वहां पे, जैसे केवल आप मान लो चिकनगुनिया भी लिख देता, क्या लिख देता वहां पे? चिकन गुनिया। ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर ले, चिकन गुनिया हो गया। या फिर एक होता है आपका जीका बुखार, एक क्या होगा आपका? जीका बुखार, ये भी आपका इसी में आता है। या जीका बुखार, एक तो डेंगू यहाँ पे लिखा, यानी डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, जीका बुखार होगा, इन सभी का वाहक कौन होता है? आपका एडीज मच्छर ही आपका यहाँ पे होता है। तो ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर आपके हो जाने चाहिए। अब इस सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि अच्छा ये हमें बता दो, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? और इसका आंसर लगभग हर बच्चे को पता होगा, लेकिन बेसिक सवाल, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस आप किसे कहोगे? आप कहोगे माइट्रोकांडिया को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइट्रोकांडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बता दो माइट्रोकांडिया खोज कब हुई थी? अगर खोज आपसे पूछी जाए तो यहां पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अब ये बताओ इसकी खोज कब हुई थी? आप क्या बताओगे? 1857 में। कब खोज हुई थी? 1857 में खोज। और किसने इसकी खोज की थी? वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? अल्बर्ट। वैज्ञानिक का नाम आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या बताओगे? अच्छा ये बताओ वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्बर्ट वान। अल्बर्ट वान नोट करना, अल्बर्ट वान क्या हो जाएगा? अल्बर्ट वान। और यहां कोलिकर, आगे लिख लीजिए कोलिकर। कोलिकर, कोलिकर ने माइट्रोकांडिया वहां पे खोज की थी। पूरा नाम हो जाएगा अल्बर्ट वान कोलिकर नाम हो जाएगा। 1857 में माइट्रोकांडिया यहाँ पे खोज की थी। और दोस्तों ये इसमें ये पॉइंट नोट करना कि सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइट्रोकांडिया क्या करता है? आपका एटीपी के रूप में ऊर्जा आपका मुक्त करता है। तो ऊर्जा किस रूप में मुक्त करेगा? ये आपका एटीपी। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो माइट्रोकांडिया होता है ये किस रूप में आप ऊर्जा वहां पे
निकालता है आप क्या कहोगे एटीपी के रूप में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं आपका। ठीक, ये सारे पॉइंट क्लियर कर लेना, ये भी नोट करना है क्योंकि इसके कब खोजकर्ता का नाम पूछा था, कब खोज की और किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, तो ये सारे पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों लखनऊ एआरओ में कि अच्छा हमें ये चीज बता दो, अच्छा आपकी निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। क्या पूछा गया, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बताओ कौन सा एक आपका रूप नहीं है यहाँ पे, तो क्या बता दोगे आपका जिप्सम। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी आपका दिया गया है जिप्सम क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप आपका नहीं होगा, जिप्सम राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जिप्सम का अगर पूछा जाए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे CaSO4 इंटू हाफ H2O। और पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्योंकि यह कैल्शियम सल्फेट से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है आपका जिप्सम, ये यहां पे नोट कर लेना चाहे याद कर ले, ये कैल्शियम सल्फेट से आपका यहां प्राप्त होता है। यानी जिप्सम को लगभग आप 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो जिप्सम जो दिया जा रहा है, जिप्सम को अगर आप 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं तो ये क्या करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी निर्माण वहां पे करता है। क्या बताओगे जिप्सम को अगर आपका 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वहां पे बनाता है। और इसके बाद उसमें जो आपका खड़िया दिया गया, चूना पत्थर दिया गया, ये सारे क्या हो जाए, ये सारे सारे कैल्शियम कार्बोनेट के एक अन्य रूप हो जाएंगे। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अच्छा ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का ही सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र क्या बताओगे CaCO3। ये पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट नोट करना कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा CaCO3 आपको यहां पे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था लखनऊ एआरओ में, अच्छा मैं ये बताओ निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में, कौन सा आपका फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। क्या है, मैग्नीशियम है, रजत है, पारा है, प्लेटिनम है, किसका आप वहां पे यूज करते हो, तो हम क्या बताएंगे, हम लोग यूज करते हैं किसका, रजत का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों रजत धातु को, ये आपका जो रजत धातु ये फोटो फिल्म में बहुत ज्यादा आपकी ये वहां पे यूज की जाती है। और ये क्या होता है सिल्वर क्लोराइड को हार, और यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना, मैं कुछ चीज पॉइंट नोट करा देता हूं। एक पॉइंट ये नोट करना यहां पे कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, ये पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड जो यहां पे लिखा है सिल्वर क्लोराइड आपका यहां पे लिखा जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड को दोस्तों किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपका एक हार्न सिल्वर, ये सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा आपका कि ये बताओ अच्छा हार्न सिल्वर क्या दिया जाए, ये हार्न लिख लेना, पूरा फिर से मैं लिख देता हूं, एक बार सही से नाम लिख लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्या बताओगे, इसे आपका हार्न सिल्वर कहा जाता है। और वहीं पर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका यूज कहां पे होता है, इसका उपयोग कहां पे आपका होता है, तो आप क्या बताओगे इसका यूज कहां पे हो जाएगा, फोटोक्रोमेटिक में। कहां होगा, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, कांच बनाने में इसका यूज वहां पे होता है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिल्वर क्लोराइड का अन्य नाम क्या हो जाएगा आपको बताना है, हार्न सिल्वर आपको यहां पे होता है। अब इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये भी नोट करना कि जो आपका एक पॉइंट ये नोट करना, कभी अगर आपसे ये दोस्तों पूछा जाए अच्छा ये बताओ आप यहाँ पे कि जो आपका सिल्वर अगर आयोडाइड का पूछा जाए, सिल्वर आयोडाइड अगर ये पूछा जाए सिल्वर आयोडाइड का यूज क्या होता है, आप इसका उपयोग क्या बताओगे, कृत्रिम वर्षा कराने में, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका यूज वहां पे आपका होता है। इसके बाद एक पॉइंट और ये नोट करना, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए अच्छा मैं ये बताओ जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर जो आपका ब्रोमाइड है इसका यूज कहां पे होता है, तो यहां पे क्या बताओगे, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका यूज यहां पे। दोस्तों ये जो मैंने पॉइंट बताया ना ये सारे के सारे आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट करना, सिल्वर क्लोराइड का यूज क्या होता है,
सिल्वर आयोडाइड का यूज क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज आपका क्या होता है, क्योंकि यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। मैंने सारे पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पे करा दिए हैं। इसके बाद उसमें एक सवाल ये आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, कौन सी आपके एक नोबेल धातु है, लोहा है, चांदी है, कांस्य है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे दोस्तों। यहां पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि दो एक पॉइंट जो आपके एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपकी नोबल धातु है, नोबल धातु, अगर बात की नोबल धातु कौन कौन सी होती है, जैसे आप कह सकते हैं आपका चांदी, क्या बोल सकते हैं, जो आपकी चांदी हो गई, आपका सोना हो गया, क्या हो गया, स्वर्ण हो गया, स्वर्ण की बात जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, क्या बता दिया आपने यहाँ पे, बाप ने सीधा बताया प्लेटिनम, आपको क्या हो गया, प्लेटिनम आपको ये हो गया। प्लेटिनम के बाद जैसे आपका रेडियम, इसके बाद आपने एक नाम क्या बता दिया, एक नाम बता दिया आपने यहाँ पे रेडियम का। रेडियम के बाद एक नाम और यहाँ पे नोट कर लेना, जैसे क्या लिख लोगे आप यहाँ पे, पैलेडियम, पैलेडियम, एक पॉइंट ये यहाँ पे नाम नोट कर लेना। ये सारे क्या होती है, आपकी नोबेल धातुएं यहाँ पे होती हैं। तो इसमें दोस्तों आप राइट आंसर इसका क्या बता दो, यहाँ आप सीधा सीधा बताएंगे जो आपकी चांदी होती है। चांदी क्या हो जाएगी, एक नोबेल धातु होती है। तो यहाँ पे चांदी नाम ना देके आपको हो सकता है सोना दे दे, प्लेटिनम दे दे, रेडियम दे दे या पैलेडियम दे दे, कोई ना एक आपको यहाँ पे देगा। ये सारी आपकी वो नोबेल धातु है, अगर कभी भी आपका आज तक एग्जाम पूछा गया नोबेल धातु का, तो इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या कहोगे, नोबेल धातु आपके यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट याद रखना कि रसायन विज्ञान जो आपके उत्कृष्ट धातुएं, वे धातुएं होती है जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बाद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम यहाँ पे होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो सोना होता है, अगर स्वतंत्र अवस्था में पड़ा भी रहता है, उसका क्षरण ज्यादा वहां पे नहीं होता, वो नष्ट ज्यादा वहां पे नहीं होता। यही रीजन वहां पे होता है, क्योंकि ये सारी आपकी नोबेल धातुएं होती है। हम बताएंगे चांदी आपकी एक नोबेल धातु यहाँ पे आपकी हो जाएगी। देखो एक सवाल ये पूछा गया, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है प्रयोग किया जाता है, कहां पे प्रयोग आपका किया जाता है। ये आपको जो मरकरी होती है ना, आप इसके बारे में पता होगा कि जो आपका मरकरी ऑप्शन बी है, मरकरी होता है, इसका यूज कहां पे होता है, आपने देखा होगा जो आपका थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में आपका मरकरी का यूज कहा जाता है। और मरकरी क्या बहुत ज्यादा जहरीली आपकी ये मरकरी वहां पे होती है। और दोस्तों ये आपकी चमकदार होता है, तथा थर्मामीटर दीवारों पे ये चिपकता नहीं, इसीलिए इसका थर्मामीटर में यूज वहां पे किया जाता है। और इसका ऊष्मीय प्रसार एक समान वहां पे रहता है। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना कि मरकरी जो होती है ये अत्यंत आपकी जहरीली भी वहां पे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर हम लोग प्रोटीन का ज्यादा सेवन ना करें तो कौन सा रोग हो जाएगा, जो कि आपके लखनऊ एआरओ में सीधे क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था। तो अगर आप प्रोटीन का यूज कम वहां पे करते हैं तो कौन सा रोग होगा, आप बताओगे क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो यहां पे दोस्तों जो आपके बच्चे होते हैं ना, जो क्वाशियोरकर किसमें होता है, ये रोग आपका होता है बच्चों में। ये रोग किसमें होगा, बच्चों में क्वाशियोरकर रोग वहां पे हो जाता है। अगर वो लोग क्या करेंगे, अगर ज्यादा प्रोटीन का सेवन वहां पे नहीं करेंगे। और इसके बाद दोस्तों जो आपके बड़े होते हैं, एक पॉइंट ये नोट कर, एक तो आपका क्वाशियोरकर हो गया, इसके बाद एक बच्चों में एक रोग और होता है, उसे क्या बोलते हैं, मरासमस। उसे क्या बोलते हैं आपका, मरासमस रोग, ये भी आपका वहां पे बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर, या तो क्वाशियोरकर लिख के आएगा या फिर मरासमस लिख के आएगा, यही दोनों चीज आपके पेपर में पूछी जाती है। या फिर दोस्तों अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे, अगर ये प्रोटीन की बात हो रही है तो प्रोटीन से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कि अगर ये पूछा जाए इसका प्रयोग, प्रोटीन शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यहां पे वर्ष का नाम बताओ, यहां किसने किया था। तो वर्ष में हम क्या बताएंगे, 1838 ईस्वी, आप ये बता देना। और वैज्ञानिक के नाम पे क्या बताओगे, बर्जेलियस। वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे क्या आप बता दोगे, ये हो जाएगा आपका बर्जेलियस, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे हो जाता है। यानी जो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका, ये आपका बर्जेलियस वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में वहां पे किया था।
तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरका और मरास्मस नामक की 2 बीमारियां आपको देखने को वहां मिल जाती है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका लखनऊ एआरओ में ये पूछा गया कि रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। वैसे दोस्तों जितने आपके विटामिन होते हैं ना, उनके आपके अन्य नाम वहां पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें रेटिनॉल का ही पूछ लिया गया। अगर देखो यहाँ पे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए विटामिन ए का, विटामिन ए आपसे पूछ ले, या फिर आपसे पूछा जाए जो आपका विटामिन बी1 हो गया इसका पूछ ले, या फिर जो आपसे पूछा जाए आपका जो विटामिन सी है ये पूछ ले, या फिर आपसे ये पूछा जाए आपका विटामिन जो आपका डी इसका पूछ ले, या फिर आपसे पूछा जाए आपका जो विटामिन ई है इसका यहाँ पूछ ले। अब ये बताओ, अच्छा जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ऐसे आपका विटामिन के भी आपका आता है। तो ऐसे क्वेश्चन तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाएंगे जब आपको इन विटामिनों के अन्य नाम वहां पता होंगे, तभी आप इसके आंसर वहां पे दे सकते हैं। अब देखो, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए अच्छा जो आपका विटामिन ए है इसका अन्य नाम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो यहां बताएंगे आप रेटिनॉल। इसका अन्य नाम क्या बता देंगे आप, रेटिनॉल। आपका सीधा सीधा आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। और इस सवाल में हमसे विटामिन रेटिनॉल का ही पूछा गया, आप बताएंगे विटामिन ए से संबंधित आपका हो जाएगा। रेटिनॉल हमने बता दिया। अब यहीं पे बाई चांस हमसे विटामिन बी1, विटामिन बी सी और विटामिन डी इनका अगर पूछ लिया जाता है तो विटामिन बी1 वाले में आप क्या बता देंगे, यहाँ पे बताया हमने थायमीन, यहाँ पे क्या नाम दे दिया आपने, थायमीन दे दिया। विटामिन सी में क्या नाम दे दिया आपने, एस्कार्बिक। इसमें क्या नाम बता दिया आपने, यहां पे नाम बताया आपने एस्कार्बिक अम्ल। क्या बता दिया, एस्कार्बिक अम्ल, ये नाम बता दिया। और विटामिन डी वाले में क्या बता दिया, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल। यहां पे क्या नाम बता दिया आपने, कैल्सीफेरॉल, ये नाम आप यहां पे बता दिया। अब इसके बाद विटामिन ई का अगर पूछा जाता है, यहां पे क्या बता दोगे आप, टोको, क्या बताओगे, टोकोफेरॉल, ये नाम यहाँ पे नोट कर ले। इसके बाद एक विटामिन के का भी नोट करना जिसको हम लोग क्या फाइकोक्विनोल नाम से जानते हैं, फाइकोक्विनोल आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आपके मैंने जो विटामिन के अन्य नाम नोट कराए सारे आप नोट करिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अच्छा एक और बच रहा वो भी नोट कर लेना, विटामिन अगर के का आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्या नोट कर, इसे आप नेफ्थोक्विनोन नाम से भी जानते हैं, या फिर आपका ये आएगा फाइलोक्विनोन, एक ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ये इसका अन्य नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर नोट कर लेना जो अक्सर हमारे एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछे वहां पे जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा एक अगला सवाल आता है, देख रहे हैं इसमें क्या पूछ रहा है, साफ साफ दिया गया न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य नाम क्या है। जहां पे 4 ऑप्शन क्या है, संवेग का नियम, दूसरा है गति का नियम, तीसरा जड़त्व का नियम और चौथा है विस्थापन का नियम। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि न्यूटन ने जो गति के 3 नियम वहां पे दिए थे, तो जो पहला नियम होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो आपका जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये जड़त्व का नियम होता क्या है, इसमें दोस्तों ये होता है कि अगर कोई वस्तु आपकी मान लो विरामावस्था में है तो वो हमेशा विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल वहां पे ना लगाया जाए, या फिर अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील ही वहां बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल वहां पे कार्य ना करे। तो दोस्तों इसे ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम बोल लो चाहे फिर न्यूटन का पहला नियम बोल, दोनों बात आपकी एक वहां पे हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ये आपका जड़त्व का नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल में पूछा गया है कि सीसा और टिन के मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है। जो आपका सीसा हो गया, टिन हो गया, अब इसकी जो मिश्रित धातु होगी उसे आपका क्या कहोगे, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, ये आपका हो जाएगा सोल्जर, जो सोल्डर होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो सोल्डर किसकी मिश्रित धातु होती है, एक सीसा होता है, एक टिन यहाँ पे आपका हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डर आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर सोल्डर की बात ही कर लेते, अगर यहाँ मैं सारे पॉइंट नोट करा देता हूं। अगर पहले हम बात करें सोल्डर की, अब बताओ अगर इनके परसेंटेज ही आपसे पूछ जाए इनका परसेंटेज वहां पे क्या है, तो आप क्या बताओगे। देखो सोल्डर वाले हमें एक चीज ये पता होगी, इसमें क्या आपका होता है, यहाँ पे दिया गया सीसा और टिन, जो आपका एक सीसा हो गया और आपका टिन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इनका ये मिश्रण होता, अब अगर इनका परसेंटेज पूछे, इनका परसेंटेज यहाँ पे क्या है, तो परसेंटेज आप क्या बता दो। देखो यहाँ पे जो आपका टिन दिया जा रहा है या
ये कितना हो जाएगा, ये आपका होता है यहाँ पे कितना 63% हो जाएगा। और ये लेड कितना हो जाएगा 37% यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये तो हो जाता है इनका परसेंटेज यहाँ पे आपका हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों आपका जो कई बार आपके एग्जाम में पीतल का पूछा जाता है कि जो पीतल आपका होता है क्या होता है, जो आपका पीतल होता है कि ये बताओ अच्छा जो पीतल होता है ये किसका मिश्रण होता है, कौन कौन से धातुओं से मिलके आपका बना होता है। तो पीतल में सीधा सीधा क्या बताओ, ये होगा आपका कापर का और होगा जिंक का, कापर का जिंक का। अगर इनकी परसेंटेज की बात करें, कापर यहाँ पे आपका 70% होता है, जिंक आपका 30% यहाँ पे आपका होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है। वैसे ही दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है, अच्छा ये बताओ आपका जो पेपर कई बार आया जो जर्मन सिल्वर के बारे में, अगर आपसे जर्मन सिल्वर का पूछ ले कि जर्मन सिल्वर किसकी किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो आप क्या बताओ, एक तो हो जाएगा कापर हो जाएगा और एक होगा आपका जिंक होगा, एक आपका क्या होगा निकिल आपका यहाँ पे होता है। देखो जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें कोई चांदी नहीं पाई जाती। एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाता है कि क्या जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी बिल्कुल वहां नहीं पाई जाती, 0% चांदी होती है। तो जर्मन सिल्वर में केवल कापर है, जिंक है, निकिल है। अब इनकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो जो आपका कापर का परसेंटेज हो जाएगा कितना 60%, तो कापर ही सीधा होता है। और जिंक का परसेंटेज पूछा जाए 20% जिंक होता है, और सेम ऐसे 20% क्या हो जाएगा आपका निकिल हो जाएगा। यार इनका जो मिश्रण होता है ये जर्मन सिल्वर आपका कहलाता है। ये दोनों चीजें पेपर बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछी जा चुकी है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट आप यहाँ मार्क भी कर लेना क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों ये बताओ तो निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है। अब जो लेड होता है इसका अयस्क, दोस्तों अयस्क आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, अयस्क से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे हमेशा जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, आप बताओगे गैलीना। क्या हो जाए गैलीना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं दोस्तों कुछ चीजों के आप अयस्क ही नाम नोट करा देता हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जैसे कि दोस्तों अगर ये पूछा जाए जो बॉक्साइट, देखो ये एक नोट करना, जो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। या फिर दोस्तों आपसे अगर क्रायोलाइट का पूछा जाए, किसका, क्रायोलाइट का, अगर क्रायोलाइट का आपका सूत्र पूछा जाए क्या होता है। वैसे ही आपका जैसे गैलीना हो गया, वैसे आप बताओ जो आपका गैलीना, वैसे आप बता दो आपका गैलीना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अब देखो यहां पे अगर ये देखो पहले बॉक्साइट का नोट कर लेना, बॉक्साइट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Al2O3 इंटू 2H2O हो जाएगा, ठीक है। और जो क्रायोलाइट क्या होता है, देखो ये हो जाएगा आपका Na3Al और F6, ये हो जाएगा किसका, क्रायोलाइट का। अब दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो गैलीना होता है, पहले ये बताओ कि जो गैलीना है ये किसका अयस्क है आपका, तो गैलीना ये हम क्या बता दिए, आपने यहां पे लिखा लेड का, लेड का। अब इसका गैलीना का सूत्र क्या हो जाएगा, आप बताओ क्या, पीबीएस। इसका रासायनिक सूत्र भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए क्या होगा, पीबीएस आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, अच्छा एक बताओ जो आपका सिडेराइट होता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सिडेराइट का सूत्र बताओ, ये दोस्तों सूत्र आपके वो मैं नोट करा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों पहले बात ये बताओ ये सिडेराइट किसका अयस्क है, तो आप क्या बताएंगे, ये सिडेराइट जो आपका होता है मैग्नीज का, ये होता है मैग्नीज का एक ये आपका अयस्क हो जाता है। और वहीं पे इसके सूत्र की अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा आपका FeCO3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और वैसे दोस्तों एक चीज ये बता दो, अच्छा जो आपका पायरोल्यूसाइड होता है, ये भी पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, क्या, पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका आया है। तो ये बताओ पायरोल्यूसाइड ये किसका अयस्क है, तो आप क्या बताओगे, पहले हम बताएंगे आपका यूरेनियम, किसका अयस्क बता दोगे, ये यूरेनियम का आपका अयस्क हो जाएगा। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये आप बताओगे MnO2, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, बॉक्साइट का सूत्र क्या है, क्रायोलाइट क्या है, गैलीना क्या है, सिडेराइट क्या है, और पायरोल्यूसाइड का क्या यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये आपके वो पॉइंट है जो अक्सर आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है,
जहां पे 4 ऑप्शन आपके ये दिए जा रहे हैं, जो कि लखनऊ एआरओ में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस है ये किससे संबंधित आपका हो जाएगा, ये आपका हड्डी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें दोस्तों होता है क्या, जो आपकी हड्डियां होती है कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने से क्या होता है, उन्हें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर आप मान लो जरा भी आपको वहां धक्का लगता है, जरा भी आपका चोट लगती है, तो आपकी हड्डी भी वहां पे जल्दी टूट जाती है, क्योंकि आपकी हड्डियां वहां पे कमजोर आपकी हो चुकी हैं। तो राइट आंसर क्या बताएंगे, आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये हड्डियों का एक आपका रोग हो जाता है वहां पे। अब एक क्वेश्चन दोस्तों और आपका ये पूछा गया, यहां दोस्तों हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। मैथ क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जो आप बड़ी आसानी से वहां पे सोल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैथ का क्या पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताओ हमें कि 288 कितने धनात्मक गुणनखंड है। दोस्तों कभी अगर आपसे इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो आप क्या करोगे, देखो आप देखो जो हमारा 288 है इसको आप क्या लिख सकते हो, आप या तो इसके एक गुणनखंड निकालो, कि अब गुणनखंड इसके सीधे सीधे पहले निकाल लो। तो अगर आप इसके गुणनखंड निकालोगे देखो क्या हो जाएगा, ये आपका देखो 2 की पावर 5 होगा गुणे 3 की पावर 2 होगा। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे मैं एक बार आपको बता दूं, यहां से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करो, अगर आप इसे यहाँ पे एक बार 2 से काटोगे, 2 एक के 2, 2 चौके 8, 2 चौको 8, ठीक है। देखो 2 से करो, यहाँ 7 हुआ, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 से किया ये आपका 36 हो गया, ये फिर 2 से किया ये आपका 18 हो गया, फिर आपने 2 से किया ये आपका 9 आ गया, फिर आप 3 से कटेगा 3 तक का 9, फिर आपका 3 से काटा ये 1 आ गया। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो आपको ये 2 है कितनी बार है, 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया 2 की पावर 5। और यहाँ पे वो 3 कै बार 2 बार है 1 2, तो इसे हमने लिख दिया 3 की पावर 2। यही चीज मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया। आप दोस्तों अब क्या करोगे, अब हमसे पूछा जा रहा है इनके कितने धनात्मक गुणनखंड है, धनात्मक गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये पावर आपकी दी जा रही है, पावर में क्या करो, एक जोड़ो, पहले 5 + 1 लिख के गुणे। अब इसकी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2 + 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 5 1 6 आपका हो गया गुणे ये 2 1 3 हो गया, ये 36 क्या किया 18। तो आप क्या कह दोगे, इसके धनात्मक गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितना कह दोगे 18 धनात्मक। इसमें कभी कंफ्यूज ना हो जाना कि सीधा सीधा आप इनकी पावर से गुणा कर दो कि भाई 5 दूना 10, वहां ऑप्शन आपको 10 दिखे, आप भाई 10 पे मार्क चले आओ। आपका इसका आंसर आएगा 18 आएगा, जितनी पावर आएगी उसमें एक एक जोड़ के तब आपको दोनों को गुणा वहां पे कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, बाद में इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस भी आपको वहां पे करनी है। अगला सवाल यह आता, दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि हम लासा पाप कैसे निकालते हैं, मासा पाप कैसे निकालते हैं वहां पे। अब देखो दो संख्याएं आपको क्या क्या दी गई, एक संख्या आपको दी गई 28 दी गई है, एक संख्या आपकी क्या दी गई 42 दी गई है, 42, ठीक है 42। अब ये बताओ इसका लासापा कैसे निकालोगे, मासापा आप कैसे यहां पे निकाल सकते हो। मासापा निकालने का सबसे एक अच्छा तरीका मैं ये बताऊं आपको, अगर मान लो दो ही संख्या ले, उनकी आपको डिफरेंट लेते चलना है, डिफरेंट, और सबसे छोटी संख्या वो ले लो, क्या उस संख्या से वो उनसे भाग कर रहे, क्या कट रही दो संख्या, अगर दोनों कट रहे वही आपकी संख्या वहां पे हो जाएगी। देखो यहां पे अगर हम पहले निकाले मासापा HCF अगर आप निकालें, तो आप क्या करो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट ले लो। तो 42 और 28 इनका अंतर कितना हुआ, हमने बता दिया, अंतर आपका आ गया 14। कितना अंतर है 14। तो ये 14 क्या हो जाएगा, देखो 14 काट रहे 28 भी कट रहा है, 14 काट रहे हैं 42 भी कट रहा है, तो हम ये जान सकते हैं ये आपका मासापा 14 हमारा आ गया। दोनों संख्याओं का डिफरेंट लो, मासापा निकलेगा आपका। ठीक, अब देखो अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। लासापा निकालने के लिए सबसे गुणनखंड विधि होती है, कैसे करोगे, यहां पे लिखोगे 28 लिखोगे, यहां पे लिखोगे 42 लिखोगे। अब क्या करो इसको काटो, यहाँ पे देखो 2 से काटोगे, यहाँ पे आ गया 14 आया, यहाँ का 2 दूना 4, 2 1 2, ठीक है। अब किससे काटा, किसी भी संख्या से काटो। अब यहाँ मैंने 7 से काटा, तो 7 दूना 14 हुआ, 7 21 आपका। फिर क्या होगा, एक बार 2 से जाएगा तो हमने 2 लिखा, यहाँ 3 लिख दिया, फिर एक बार 3 से जाएगा तो 1 1 आप यहाँ पे कर दोगे। अब 3 दूना 6 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, 12 गुणे आप 7 करो, 12 7 84। तो यहां पे इसका एलसीएम क्या हो गया, आप बताओगे 84 आपका एलसीएम हो गया। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है
कि लासा और मासा का अनुपात बताओ। कि देखो यहां पे हमने लिख दिया एलसीएम, यानी क्या लिख दिया, यहां पे आपने लिखा लासा पर एलसीएम, एलसीएम लिखा और यहां पे अनुपात लिख दिया आपने एचसीएफ यहां पे लिख दिया। अब इनका रेशियो क्या हुआ, यहां पे लिखा आपने 84, यहां पे लिख दिया आपने 14। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, काटे कितनी बार जाएगा, 14 से काटो, 14 14 छक्का 84, यहां हो जाएगा ये आपका 1 आ जाएगा। तो यहां पे क्या बता दिया, इनका रेशियो कितना आ गया, 6:1 का आपका रेशियो आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। आप देखते हैं एक क्वेश्चन आपको लखनऊ एआरओ में ये आपका पूछा गया था। अच्छा ये बताइए, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है। यहां दोस्तों क्या बात हो रही है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं। तो पहले तो ये बताओ प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी 5 होगी, फिर आएगी 7 आएगी, फिर 11 होगी। हमने पहले वो संख्याएं नोट कर लेनी कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी। अब देखो पूछा जा रहा औसत, औसत हमें पता है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोस्तों यहां पे हम क्या निकालेंगे, अब आप निकालोगे सीधा सीधा इनका औसत यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो क्या कहोगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका योग आप करोगे क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 प्लस का 5 और प्लस का 7 और प्लस का 11 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 संख्या है, 4 से हमने किया भाग। अब ऊपर को जोड़ा कितना आ गया, ये हो गया 26 और बटे यहाँ पे 4 लिखा, 4 से भाग किया, ये आ गया 6.5 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम औसत क्या कह देंगे, 6.5 आपका इसका औसत यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों एक सवाल में आपसे ये पूछा गया है, अच्छा ये बताओ 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। अब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, समूह की नई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या हो जाए, समूह की नई औसत ऊंचाई बताओ क्या यहाँ पे होगी। तो भाई बिल्कुल सिंपल, पहले ये बता दो हमें कि जब आपके ये 6 दोस्त थे, जब आपके ये 6 दोस्त थे यहाँ पे, कि अगर उनकी औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर थे, उनका योग क्या रहा होगा। क्योंकि दोस्तों हमें क्या पता है, हमें ये चीज तो पता है यहाँ पे कि जो आपका औसत होता है, औसत ये बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की कुल पदों की संख्या, हमारा ये आपका होता है। ठीक, अब बताओ अगर हम यहाँ पे योग देखें, योग कितना हो जाएगा सभी का, तो क्या कर दोगे यहाँ पे औसत, क्या कर दोगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा औसत गुणित संख्या कर दोगे यहाँ पे। तो पहले अगर हम देखें, अच्छा ये बताओ योग क्या, पहले कितना योग था आपके 6 लोगों का, तो ये हो जाएगा औसत, औसत क्या दिए गए 144 और संख्या क्या थी 6 दोस्त। तो हम यहाँ पे योग ये कह सकते हैं आपका हो जाएगा 144 गुणे 6 आप करोगे, ये निकल के आएगा 864 हमारा निकल के आ गया। 144 गुणे 6 करोगे 864 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अब ये बोला गया है कि जब एक लड़का मान था जिसकी 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का समूह छोड़ के चला गया, अब ये लड़का अगर चला गया तो अब संख्या कितनी बची, अब संख्या आपकी बची है, संख्या बचेगी अब केवल 5। पहले 6 लोग थे, एक लोग चले गए, अब संख्या बची 5। लेकिन अब योग क्या हो जाएगा, अब योग क्या बचेगा 5 लोग का। पहले अगर आपका 864 था, अब उसमें क्या करोगे आप 150 यहां माइनस करो, क्योंकि 150 वाला चला गया। अब 150 जब यहां पे हम माइनस कर देंगे इसमें, तो ये कितना निकल के आएगा 714 आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, अब पूछा गया बता नया औसत क्या हो जाएगा, तो नया औसत वही होगा यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब यहाँ पे हम ये चीज बिल्कुल बता सकते हैं कि अब यहाँ पे इसका औसत क्या हो जाएगा, पदों का योग। तो योग कितना दोस्तों यहाँ पे वो 714 योग है, तो यहाँ पे लिखा आपने 714 लिख दिया बटे पदों की संख्या, पद कितने आपके हो गए 5 यहाँ पद हो गए, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 142.8, क्या होगा 5 से भाग करोगे 142.8 आपका आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिए कैसे आप इसका आंसर ला सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका एक बार यहाँ पे ले लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना एक अगला सवाल है कि
राकेश, महेश और पुतिन मिलकर एक काम को 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं, और राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में एक कुर्सी आपकी बना सकते हैं। तो हमें ये बताओ, अगर पुनीश जो है, पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल इजी सवाल है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व करते हो। पहले क्या दिया है? राकेश है, महेश है, पुनीश है। हमने लिखा राकेश और यहां पर लिखा महेश और यहां लिखा पुनीश। ये पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ये पूरे काम को हमने लिख दिया 20 दिन में। पूरे काम को ये कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है, यानी राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते। कौन कौन बोला? राकेश और महेश। अब यहां पे हमने लिखा राकेश का नाम, यहां लिखा महेश का नाम, ये कर रहे हैं 25 मिनट में। अब देखो, ऐसे सवाल जब भी आपके एग्जाम में आए, क्या करना आपको? सिंपल इन दोनों को आपको लेना एलसीएम। तो 20 और 25 का आप एलसीएम निकालो, कितना निकल के आएगा? ये आपका हो जाएगा 100। अब ये बताओ, अगर 20 का भाग हम 100 में यहां पे करें, कितनी बार जाएगा? ये आपने कहा ये 5 बार गया, 25 किया, ये आपका 4 बार गया। इसका ये मतलब होता है कि जब ये तीनों लोग यहाँ पे काम करते हैं, 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 1 मिनट कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट काम कर रहे हैं। अब देखो, ये बताओ, हमें हमसे पूछा जा रहा है पुनीश का। देखो यहाँ पे ये 2 लोग हैं, पुनीश यहाँ पे नहीं है, तो जो यहाँ पे नहीं है वो आप यहाँ पे अलग उसका कर दोगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? पुनीश का नहीं लिखा है। तो ये बताओ, यहाँ पे राम, यहाँ कौन कौन दिया जा रहा है? यहाँ पे राकेश है और एम से हो जाएगा महेश। तो राकेश और महेश का यहाँ माइनस कर दोगे, पुनीश का निकल के आ जाएगा कि 1 मिनट में कितना काम कर रहा है। और ये जो आपका 100 निकल के आया, ये आपका होता है कुल काम। तो यहां पे जब देखो, यहां माइनस करो क्या? आर। इसमें आप जब यहां पे माइनस कर दोगे, इसका माइनस करो, दोनों का आप यहां पे क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे हम यहां पे? इन दोनों का आप कर दो माइनस। ये वाला जैसे ही आप यहां पे माइनस करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? बराबर। 5 में 1 माइनस करोगे, ये आपका 1 निकल के आया। अब यहां से माइनस करेंगे तो ये दोनों तो हमारे कट ही गए हैं। क्या पुनीश का ही बच्चा? पुनीश हम ये निकल के आ गया 1। यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी? 1 मिनट की यहां पे। तो अगर कुल काम हमारा 100 है, ये 1 मिनट में एक काम कर रहा है, तो 100 काम करने में कुल कितना टाइम ले लेगा? ये ले लेगा 100 मिनट। आप क्या करोगे? आप जैसे 100 का भाग 1 से करोगे, ये आपका 100 निकल के ही आएगा। 100 मिनट का टाइम लेगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले आपको एलसीएम लेना है, इसमें आप ये वाला माइनस करोगे, 1 निकल के आएगा, जो 1 निकलेगा 100 से भाग कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के बिल्कुल आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिए कैसे इसको आप आंसर ला सकते हैं। देखो, ये भी आपका बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पे आ जाता है। इससे बड़ी आसानी से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया? यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 20 श्रमिक को उसी दीवार को बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये यहाँ पूछा जा रहा है, कितना टाइम आपका वहां पे लगेगा। जो कैसे सॉल्व करोगे? 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में, तो आप क्या करोगे? वो यहां पे हम ये लिखेंगे 25 श्रमिक हैं, एक दीवार को ये 10 दिन में यहां बना सकते हैं। अब उसके बाद बोला गया तो 20 श्रमिक को उसी दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा? तो हम लिखते हैं कि 20 श्रमिक बनाने में कितना टाइम आपको वहां पे लग रहा है। तो यहां पे कर दोगे। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब यहां पे टी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 25 गुणे 10 और बटे यहां पे करोगे 20 करोगे, 10 से ये काटोगे, 0 0 आपका कट गया, और 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? ये आपका 25 बटे 2। आपको यही ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है। क्या दिया? 25 बटे 2 आपका दिया जा रहा है ऑप्शन भी। वहीं पे अगर आप भाग करते हैं 12.5 दिन आपको वहां पे निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे दिन क्या, यही सीधा सीधा आंसर दे दिया। हम क्या करेंगे? 25 बटे 2 ही आप सीधा सीधा कर दीजिए, आपका आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यही लेवल आपके एग्जाम का वहां पे होता है, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ये भी मान चलना, मैं जितने एआरओ के सारे पेपर करा रहा हूं, अगर आप सारे तैयार करते चलते हैं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिखेंगे। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, कितने पंचवार्षिक दर से 33,000 पर 2 वर्ष में आपका 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आपका प्राप्त होगा? यहां देखो कैसे सॉल्व करो, ध्यान से आप देखना। यहां पे दिया है कितने वार्षिक दर से 33,000 पर 2 वर्ष में 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त होगा। यहां पे दोस्तों क्या आपको दिया, ध्यान देना। यहां पे आपको दिया जा रहा है कि जो आपका मिश्र धन है और मूलधन है, ये आपको यहां पे दिया जा रहा है। देखो पहले तो ये बताओ, यहां पे क्या लिखा है?
कि कितने वार्षिक दर पे 33,000 पर 2 वर्ष का 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे प्राप्त आपका होगा। अब देखो कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या जो आपका मिश्र धन होता है ये आपका होता है मूलधन और प्लस का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है। नीचे क्या ये मूलधन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 33,000 है, ये 31,600, तो आपका जो मिश्र धन कितना यहाँ पे हो जाएगा, ये कह दोगे ये तो हमारा हो गया 64,680। कितना हो गया 64,680 हो गया। अब मूलधन क्या दिया है आपका, ये 33,000 मूलधन हमारा ये दिया जा रहा है। तो ये कैसे दोगे, यहाँ पे मैंने अभी लिखा है कि जो आपका मिश्र धन होता है ये क्या होता है मूलधन होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जब आप इनको ऐड वहां पे किया, इन दोनों को ऐड किया, ये आपका मिश्र धन बन जाएगा। ये आपका दिया गया 64,680 हो गया। अब मूलधन क्या दिया गया आपका 33,000 दिया। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहां बस आपको ये देखना है कि कितने वर्ष आपके दिए गए हैं। अगर यहाँ पे वर्षों की संख्या हमें 2 वर्ष दी जा रही है तो आपको ये संख्या है इनका जो अनुपात दिया आपको तब तक वहां पे काटते हुए चलना है ये किसी संख्या की वर्ग बन जाए। 2 वर्ष है वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष यहाँ पे दिया होता हम उसे घनमूल वहां पे आपको निकालते। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि देखो अब यहाँ पे रेशियो पता हो गया A/P का, ये हमें हो गया 64,680 बटे 33,000 ये हमारा दिया जा रहा है। क्या दिया गया 33,000 आपका ये दिया जा रहा है। अब इसका बताओ, अब इसे काटिए तब तक काटिए किस संख्या वर्गमूल ना बन जाए। तो ये 0 0 काट गया। आप किस संख्या से काटे इतना बन जाएगा, ए है 64 कितना 64 बटे 33 इसे आप जब सॉल्व करते हुए आओगे ना ये आपका निकल के आएगा 196 बटे 100 ये निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये पता हो गया A/P बराबर पता हो गया 196 बटे 100 पता हो गया। अब बताओ देखो यहाँ पे लिखा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष मतलब हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालो। तो जैसे आप इसका वर्गमूल निकालो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल हो गया ये हो जाएगा 14/10 आपका ये यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ अगर कोई राशि बताओ मूलधन 10 है 10 से 14 हो गया, कितना ब्याज मिल रहा था, हम बता रहे हैं 4 का ब्याज आपको ज्यादा मिला वहां पे क्योंकि 10 तो हमारा मूलधन ही वहां पे था। तो अगर परसेंटेज दर पूछी जा रही कैसे निकालोगे, तो 4 रुपए हमें ब्याज मिला है, कितने में 10 रुपए मिला है, गुणे परसेंटेज क्या गया 100 से गुणा किया आपने, 1 0 0 काटा, 4 गुणे 10 किया, कितना आ गया 40% आपको ये निकल के यहाँ पे आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या कह दोगे आप, सीधा सीधा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40% आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा आपको इसकी जो लैंग्वेज है ये आपको समझनी है, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है, उसके बाद सॉल्व करोगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद एक बार प्रैक्टिस करिए कैसे आप इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। ये मान चलो दोस्तों अगर आपके मैथ के 15 क्वेश्चन वहां पे आते हैं तो 10 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे। बस आपके इन्हीं 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आते हैं और 2 क्वेश्चन थोड़े आपके हार्ड लेवल के वहां पे आ जाते हैं, लेकिन आपके इतनी भी ज्यादा हार्ड नहीं आते। अगर कैलकुलेशन आपको अच्छी है तो बड़ी आसानी सारे आंसर आप वहां पे दे सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल आपका आता है, इसका आंसर बताओ ये क्या होगा। एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। देखो क्या फोन आ रहा है, क्या दिया जा रहा है, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ का परसेंटेज बता दो क्या होगा। लाभ का परसेंटेज उसका क्या हो जाएगा, कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ध्यान से ये क्वेश्चन आप देखिएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपको क्या करना, सिंपल से कुछ चीजें आपको लिखनी है। एक तरफ यहाँ पे आपको लिखनी है वस्तु, एक तरफ यहाँ पे लिखनी है आपको वस्तु लिखनी है और यहाँ पे आपको लिखना है रुपए, यहाँ पे आपको लिखना है क्या रुपए आपको लिख लेना। अब देखो पहले बोला कि एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, तो यहाँ पहले क्या लिखो, वस्तु के नीचे लिख दिया आपने क्या, यहाँ पे लिख दिया आपने 15। अब यहाँ पे रुपए कितने हैं आपका 10, ये क्या लिख दिया आपने सीपी, खरीद रहा हमने लिख दिया क्रय मूल्य। अब देखो फिर बोला गया और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। 10 अब यहाँ पे लिखे वस्तु कितनी 10 वस्तुएं कितने बेच रहा है 15 रुपए में, ये हमने लिख दिया यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब देखो अब क्या करना, सीधा इनका आपको तिरछा तिर्यक यहाँ पे गुणा आपको कर देना है। तो 10 गुणे 10 करो, यहाँ पे कितना निकला है ये 100 निकल जाएगा। यहाँ पे करोगे 15 गुणे 15 की, ये आपका कितना निकल के आ गया 225। ये दोस्तों आपका जो 100 रहेगा ये आपका क्रय मूल्य यहाँ पे रहेगा और 225 क्या हो जाएगा ये आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। बस एक बार 2 बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे मैं पॉइंट यहाँ पे नोट करा, ऐसे आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं। अब ये बताओ अब पूछा जा रहा है कि
कितना परसेंटेज हमें लाभ हुआ। अब ये बताओ, अगर कोई सामान आपने 100 रुपए खरीदी, 225 की वहां बेच दी, तो कितना का प्रॉफिट आपको होगा? 100 की सामान खरीदा, 225 का बेचा, प्रॉफिट क्या हुआ आपका? यानी नीचे क्या लिखो? क्रय मूल्य। प्रॉफिट हमें हो गया 125 का। परसेंटेज पूछा जा रहा है, गुड़े आप यहाँ पे 100 कर दोगे। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? देखो 100 से 100 सीधा सीधा कट गया, आप कहोगे 125% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट आपका हो रहा है। तो आप आंसर क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। एक बार इसको अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे आपको वो सारे वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला सवाल आता है, ये पूछा गया है कि मोहित 3 प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है, यानी कि एक अंडा उसने 3 रुपए का खरीदा वहां पे। फिर बोला गया है और 5 रुपए पर अंडे की दर से बेचता है, एक अंडा 5 की उसने बेच दिया। अब ये पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताओ जो 35 अंडे बेचने पर उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? पहले तो आप ये निकालो वहां पे कि अगर वो 35 अंडे 3 के रुपए दर से खरीदा उसने, तो कितने रुपए वहां पे लगा दिए, कि रुपए खर्च कर कितना किया वहां पे। इसके बाद अगर हम यही 35 अंडे 5 की दर से अगर बेचे, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, ये आपका पूछा जा रहा है। देखो कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे आप। अगर 3 रुपए प्रति अंडे की दर से आप अंडे खरीदते हो, तो आप यहाँ पे लिखा कि जो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 अंडे हमें खरीदने, एक अंडे का हमने दिया 3 रुपए, तो हमें यानी 105 रुपए तो हमें लग गया अंडे खरीदने के लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, अब वहीं पे अगर हम मान लो सेलिंग अब बेच रहे हैं, अब हम 35 अंडे यहाँ बेचेंगे और एक अंडा हम बेच रहे हैं 5 रुपए का, हमें कितने कितने बेचेंगे? 175 रुपए का आपने यहाँ बेच दिया। अब ये तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो जो हमारा परसेंटेज आपको ये लाभ होता है, ये क्या होता है? यहां पे आपका होता है ऊपर लाभ, कितने रुपए का आपका लाभ हुआ है, नीचे आप लिखते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य लिखते हैं कि कितने रुपए हमारा क्रय मूल्य था, गुड़े आप यहाँ पे 100 करते हैं। अब यहाँ देखो क्या दिया? लाभ। अब ये बताओ 105 के हमने खरीदे, 175 के बेचे, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? हम कहेंगे 70 रुपए का, तो हमें सीधा सीधा लाभ हुआ है। अब ये बताओ क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका 105 है, 105 आपने यहाँ पे लिख दिया। परसेंटेज गुड़े आप यहाँ पे 100 आप कर दोगे। अब इसे सोल्व करिए, कितना आपका यहाँ पे होगा? देखो 5 से काटा, 5 दूना 10 हुआ, 5 के 5 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, ये हो गया 20 और 70 ये कितना हो गया आपका? ये 7 दूना 14, ऊपर हो गया 1400 बटे हो गया 21। 21 से आप सीधे से भाग करो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 66.66% आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे कितना में प्रॉफिट हो रहा है? ये हो रहा है 66.66% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे इसका आंसर आएगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आप करिएगा। यहाँ पे हर वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपके पेपर पूछे जा रहे हैं, ताकि आप वैसी तैयारी कर सके कि क्या लेवल हमारे पेपर का और क्या हम तैयार करें कि पेपर क्वेश्चन हमें दिख जाए। अब ये बताओ, एक अगला सवाल आता है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है, फिर भी वह 10% लाभ करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है, तो उसका अंकित मूल्य बताओ कितना होगा? कैसे सॉल्व करो? देखो हम यहां पे अगर ये लिखे, यहां पे हमने लिखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यहां पे हमने लिखा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, यहां पे हमने लिखा मार्क प्राइस अंकित। देखो ये क्या होता है? ये क्रय मूल्य दोस्तों वो चीज होती है जितने रुपए हम कोई वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वो चीज होती है जिससे हम कोई वस्तु बेचते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कभी भी अगर कोई डिस्काउंट होता है, छूट होता है, वो हमेशा आपका मार्क प्राइस में आपका दिया जाएगा। पहले आपके एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, आपको ये 3 पॉइंट पहले एक बार यहाँ पे नोट कर ले। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज ये दी जा रही है, क्या दिया गया कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है, अब अगर क्रय मूल्य आपको यहाँ पे दे दिया, ये आपका दिया गया 850 रुपए, सीधा सीधा हमें दे दिया गया। अब देखो अब क्या दिया है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की यहाँ छूट देता है। देखो जो आपका छूट होता है ये हमेशा आपका अंकित मूल्य पे आपका होगा। अब इसके बाद क्या होता है? 10% का लाभ होता है। जो आपका लाभ होगा या हानि होगी ये हमेशा क्रय मूल्य पे होगी। अब ये बताओ, अगर आपको कोई 850 की सामान है, इसमें अगर 10% का आपने लाभ लिया, कितने का बेचा है? 110 बटे 100 इसे करोगे। अब इसे सॉल्व करो, ये कितना निकल के आ जाएगा? 100 कट जाएगा आपका, 5 से काटो ये कट जाएगा, गुणा करो, ये आपका निकल के आएगा क्या? 935। क्या निकल के आएगा? 935 निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इसका सेलिंग प्राइस, ये आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया? 935 रुपए, ये हमारा निकल के आपका आ गया। अब ये देखो,
अब ये बताओ, कुछ तो हमारा मार्क प्राइस रहा होगा जिसमें हमने डिस्काउंट वहां पे दिया है। अगर हम यहाँ पे मान चलते, जो आपका अंकित मूल्य, ये अगर आपका x रुपए था यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आपने 15% छोड़ दी, तो यहाँ पे जब हमने इसमें 15% छोड़ देंगे 85/100, ये आपका इसी के बराबर तो आएगा विक्रय मूल्य के 935 बराबर आएगा। तो ये बताओ x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने किया 935, ये गुणे 100 इधर आएगा, 100 ऊपर हो जाएगा और बटे 85 आपका ये नीचे यहाँ पे आ जाए। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका आ जाएगा। इसे हमने 5 से काटा, फिर मान लो 5 के 500 935 गुणे 100, इसे सॉल्व करो, ये आपका निकल के आ रहा है 1100। क्या निकल के आएगा? 11। इसे सॉल्व करो, कैलकुलेशन करोगे 1100 आपका निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका मार्क प्राइस आ गया 1100 रुपए हमारा आ गया। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसका अंकित मूल्य बताओ। तो अंकित मूल्य क्या है आपका? 1100 रुपए यहाँ पे आ गया। तो हम क्या आंसर बता देंगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, बाद में इसको प्रैक्टिस करिए कि कैसे इसका आंसर यहाँ पे आएगा। अब देखो सेम सवाल ऐसा एक और आता है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि का परसेंटेज बताओ कितना आपका होगा। देखो क्या दिया गया, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि आपके 16 वस्तुएं हैं, इनका जो आपका क्रय मूल्य है, इनका क्या है, 16 वस्तुओं जो आपका क्रय मूल्य है ये आपका बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 18 वस्तुओं के ये विक्रय मूल्य के बराबर आपका दिया जा रहा है। अब यहां पे दोस्तों ये बताओ, अब यहां पे हम ये लिख सकते हैं, यहां पे ये लिख दे सीपी, ये एसपी को आप नीचे यहां पे ले आओ। यहां बराबर क्या लिखा आपका 18 पहले लिखा हुआ है और नीचे ये आ जाके इधर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहां पे आप ये कह सकते हैं ना, जैसे अगर किसी वस्तु अगर हमारे 18 रुपए की है, हमने 16 रुपए बेच दी, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है आपका? आप कहोगे हमें नुकसान हो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये बताओ अच्छा हानि का परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो हानि परसेंटेज क्या होता है कि हानि कितने रुपए की हानि हुई बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करते हो। तो हानि का जो आपका क्या होता है, हानि का जो आपका परसेंटेज होगा ये क्या होगा, कितने रुपए की हानि होगी। अगर कोई सामान आपने 18 रुपए खरीदी, उसे 16 रुपए बेची, कितने नुकसान हुआ, हम कहेंगे 2 रुपए का नुकसान हमें तो हो गया सीधा। तो यहां पे लिख दिया हमने 2 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 18 है, बटे आप करोगे 18 परसेंटेज के गुणे आप यहाँ पे 100 कर दो, 2 से काटा 9 आया, और यानी क्या लिख दिया यहाँ पे 100 बटे आपने 9 किया, 9 से भाग कर दो, कितना निकल के आया 11.11 परसेंटेज आपको ये यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आए आप इसका आंसर गलत वहां पे ना करें। अब एक सवाल और आपसे ये पूछा गया कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपए था, लेकिन अब वह 1800 रुपए कमाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि वहां पे हुई है। कैसे निकालो, देखो अगर आप ही बताओ, अगर आप यहाँ पे कमा रहे हो पहले 1200 रुपए, पहले कमा रहे हो 1200 रुपए, अब आपकी पेमेंट हो गई यहाँ पे 1800 रुपए, तो कितने की वृद्धि हुई। आप हमने कहा हमें चलो वृद्धि हो गई 600 रुपए की, लेकिन हमें 600 नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा गया है कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो कैसे निकालोगे कि आप कहोगे कितने की हमें वृद्धि हुआ, हम ऊपर लिख देंगे, पहले कितनी हमें आई थी वो हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे, परसेंटेज लिए आपका किया 200 से गुणा किया, 6 से क्या 2 बार गया, 2 से काटा, ये आपका 50 बार जाएगा। तो आप क्या कहोगे कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, आप कहोगे 50% की हमारी वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। अब देखिए एक सवाल दोस्तों ये आपका आया है कि जो सारा है 5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगा। 3 वर्ष के अंत में क्या धनराशि उसे वहां प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या दिया है, सारा $5000 की धनराशि 10% की साधारण ब्याज की दर से निवेश करती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। तो हमें ये तो पता ही जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये होता है मूलधन, होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे आप यहाँ पे 100 करके इसका आंसर यहाँ पे ले आएंगे सीधा सीधा। अब देखो क्या होगा, मूलधन क्या है $5000, यहाँ पे आपने लिखा 5000 लिख दिया,
गुड़े यहाँ पे क्या है आपका जो दर लिखी, दर आपकी 10%, समय आपका 3 वर्ष दिया, बटे आप यहाँ पे कर दोगे 100। अब इसे सोल्व करो, ये कितना होगा, 2 0 सीधा सीधा आपने यहाँ पे काट दिया, 5 1 1500 बराबर ये आपका क्या क्या 1500 ये हमारा क्या हो गया डॉलर, तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे निकल आ गया 1500। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, अब हमें ये बताओ 3 वर्ष के अंत में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, यानी 1500 तो हमें ब्याज ही मिल गया, दो हमें अब क्या मिलेगा, थोड़ा हमसे मिश्रण पूछे जा रही है, ये क्या होता है, ये होता है कितना आपको ब्याज मिला है और प्लस आपका पहले मूलधन क्या था, आपने कितना रुपया इन्वेस्ट, क्योंकि हमसे ये सीधा सीधा बोला कितना हमें लास्ट में मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे 1500 का हमें तो ब्याज ही मिल रहा है यहाँ पे 1500 और प्लस का मूलधन हमारा क्या था पहले 5000, तो हमारा मूलधन था $5, इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया, ये हो जाएगा $6500 यहाँ पे आपको हो जाए, इतने रुपए आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो क्या कह दोगे आप यहाँ पे $6500 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इसका। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया, एक घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस घन का आयतन कितना हो जाए, कैसे आप उसका आयतन निकालोगे यहाँ पे, तो देखो सिंपल से क्या करना आपको, हमें ये पता है कि जो आपका एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, तो जो इसका सूत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र आपका होता है 6a², क्या होता है 6a² आपका होता है। और ये जो आपका 6a² है ये दिया गया 600 के बराबर दिया गया है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये 6a² बराबर ये आपका 600 के बराबर है, तो a² कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 के बराबर, a बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये आपका 10 यहाँ पे निकल के आ गया, ये 10 निकल के आ गया। हम यहाँ पे a का मान आप निकालो। अब पूछा क्या जा रहा है, अच्छा बताओ घन का आयतन क्या होता है, तो हमें ये भी पता है कि जो घन होता है, तो घन का जो आपका आयतन होता है इसका सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3, तो एक भुजा हमने 10 निकाली रखी है, ये आप क्या कर दोगे 10 की पावर सीधा सीधा यहाँ पे 3 कर दीजिए, ये बराबर क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या कह देंगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिएगा। अब देखो एक सवाल और आपसे ये पूछा गया है कि ट्रेन ए एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 15 सेकंड में पार करती है, यदि यह विपरीत दिशा से चलती है और ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 19 सेकंड में पार करती है, ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी। ये दोस्तों क्वेश्चन केवल आपका लेंथी है, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं, आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये बताओ, अच्छा अगर कोई ट्रेन है किसी बिजली खंभे को अगर इतनी चाल से वो 15 सेकंड में पार करती है, तो पहले ये निकालो जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, तो पहले हम ये निकालते हैं जो आपकी ट्रेन की लंबाई क्या आपकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी चाल गुणे समय, कि ट्रेन की चाल क्या है उसे गुणे कर दोगे समय कितना वहां पे वो आपका ले रहा है। तो यहां पे देखो क्या दिया गया, ये आपकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये सेकंड में है, तो आपको जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इससे आपको मीटर पर सेकंड में पहले आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे चाल क्या कर दोगे 60 गुणे मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 गुणा कर दोगे, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है आपको 15 सेकंड। यहाँ अब इसे आप यहाँ पे सोल्व करो, ये कितना आपका आ जाएगा, जब इसे हम सोल्व करेंगे ये आपका निकल के आएगा क्या 250 मीटर। दोस्तों जो आपको ये निकल के आया ना, ये तो आपकी वो हो जाएगी। आखिर ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई हमने क्या निकाली 250, आपने यहाँ पे सीधा सीधा आपने निकाल लिया। आप देखो अब सवाल में ये आपसे बोला जा रहा है कि ये बताओ अच्छा कि यह विपरीत दिशा से, इसका मतलब ये हुआ एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही, विपरीत दिशा में चल रही है, यानी पहले की चाल हमें क्या पता, पहले की चाल तो हमें दी जा रही, एक की चाल हमें ये दी गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल क्या दी गई, हमें देगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल क्या दे दी गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दे दी गई। अब ये बताओ, अब ये एक दूसरे को पार करने में 19 सेकंड का समय लेती हैं, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब बताओ समय कितना ले रहे हैं यहाँ पे 19 सेकंड, तो समय बराबर क्या लिखते हैं दूरी बटे चाल, ये समय हमें 19 सेकंड आपका दे दिएगा।
दूरी क्या हो जाएगी, देखो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी देखो एक ट्रेन की दूरी हमने निकाली 250, यानी ये दूरी यही दूरी होगी टोटल। और इसमें हमें एक ट्रेन की इसकी दूरी हमें क्या पता है 250 पता है, और ये दूरी हमसे पूछी जा रही है इस ट्रेन की। ये बता दो आप, ये बताओ ट्रेन बी की लंबाई क्या है। तो अगर कुल दूरी हमारी ये है, इसमें x मान लिया हमने, इसको x माना। अभी बताते हैं x का मान कैसे निकालोगे। तो आपका हो गया दूरी बटे चाल, दूरी क्या हो जाएगी, हमने यहां पे लिख दिया 250 प्लस x। क्या लिख दिया पहले यहां पे आपने लिखा 250 और प्लस का x, ये तो आपकी हो गई टोटल दूरी। अब बटे चाल में आ जाओ, चाल क्या दिया गया यहाँ पे 60 बोल, इसकी 60 है इसकी 48 है। चाल क्या है यहाँ पे 60 लिखा प्लस का 48 आप लिखो। देखो ये आपका दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, इसे बदलना होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो आपका समय दिया गया 19 ये आपका दिया गया सेकंड में। तो इसे हम क्या करते हैं 5 बटे 18 गुणा करते, 18 नीचे लिखने के बजाय हम सीधे सीधे इसके ऊपर यहाँ पे आपने लिख दिया। अब बस अब इसी x का मान आपसे पूछा जा रहा है, इस x का मान निकाल दो, आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आपका हो जाएगा। जो चीज जिससे कटे आप काटिए, बस इसको सॉल्व करके बताओ कितना आपका हो जाएगा। हम यहां पे कह सकते हैं 19 बराबर आपका हो गया x प्लस 250, कितना हो जाएगा x प्लस 250 और बटे कितना हो जाएगा, अब मान लो गुणा करके आप काट दोगे, बचे कितना यहाँ पे केवल 30 आपका बचेगा। ठीक है, अब देखो x बराबर कितना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करो कितना आपका यहाँ पे होगा, कि यहाँ पे इस 30 का इधर आ जाएगा 9 19 को 19 38 19 57, ये हो गया 570 बराबर ये हो गया आपका x प्लस 250 आपके यहाँ पे हो गया। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अब यहां हो जाएगा, अब x बराबर हो गया यहाँ पे जो आपका ये 570 आपका दिया गया है, जो आपका ये 570 क्या लिखा है यहाँ पे 570 में आप ये 250 यहाँ पे माइनस करो, 250 हम माइनस करोगे, यहाँ 0 हो गया, 7 5 माइनस किया 2 आ गया, और यहाँ पे करिए 5 2 किए 3 आ गया। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या होगी 320 मीटर आपकी हो जाएगी। आप बताओगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी 320 आपकी निकल के आ गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ध्यान से नोट कर लेना कि कैसे इसको आंसर आया है, कैसे आप सॉल्व करोगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत ना हो। ये थोड़ा आपकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, बस कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहां से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और हम सभी को पता है 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल आती है, बड़ी आसानी से आप सभी के आंसर वहां पे आप दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यदि एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को अगर ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बताओ मीन MEN को क्या लिखो। देखो यहां पे क्या लिखा गया आप ही बताना। देखो यहां पे लिखा LAST, लास्ट को आपका लिखा जा रहा है कि PFWI, क्या लिखा है PFWY, ये आपका लिखा गया। अब बताओ जो ऐसा सवाल जब भी आपका आएगा, अब ये बताओ अच्छा अगर आपको ये L से P हुआ है, L से P हुआ कितना आपने बढ़ा है, या हम देख रहे हैं +4 इसमें ऐड हो, जैसे हम ये कहें जो आपका ABCD होता है, A में अगर आप 4 जोड़ो कितना आएगा, तो BCD आपको होता है E आ जाएगा यहाँ पे। वैसे अगर वो L के आगे 4 आप आगे बढ़ोगे P आ रहा है, अब यहाँ पे वो A आ रहा है, अब A में आ जाओ, A से अगर आपको ये F हुआ है, A से क्या हुआ आपका F हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस का 5 आपका ऐड हो रहा है। वैसे जब आप ये S से क्या हो रहा है आपका W हो रहा है, S से क्या हो रहा है आपका W हो रहा है, यहाँ पे कितना आपका ऐड हो रहा है हम बता रहे हैं, यहाँ पे आपका प्लस का 4 ऐड हो गया। वैसे आपको ये T से हम जब इसमें जा रहे हैं W में, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस का 5। यानी हम ये चीज कह सकते हैं पहले 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है। तो वैसे आप इसको भी सोल्व कर लो। पहले L है, अब हमसे किसका पूछा जा रहा है M का। अब M में आप जब 4 ऐड करोगे कितना आपका हो जाएगा, आप कहोगे Q। M है, M में जैसे 4 ऐड किया हमने, क्या आ गया हमारा Q आ गया। तो इसके बाद E है, E के बाद आप अब क्या ऐड करोगे आप 5, तो E के आगे का 5 वर्ड आप वहां पे आगे जाओ, क्या आ रहा है आपका J आ रहा है, क्या आ जाएगा आपका J आ जाएगा। देखो हमें यही पता हो QJJ, यानी ये ऑप्शन हमारा एक ऑप्शन कट गया। अब देखो A में फिर आपको 4 ऐड करना, A में 4 अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका E आ गया, क्या आ गया E आ गया। N में 5 ऐड कर दो, N के आगे 5 आगे जाओ कितना आएगा, ये आपका S हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं QJES, QJES आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यानी +4 बढ़ा, +5 बढ़ा, फिर +4 बढ़ा, फिर +5 बढ़ा, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
एक सवाल दोस्तों ये आपका आता है, यदि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा वह मेरे पिता के बेटे का भाई है, तो उस आदमी का रिमी से क्या संबंध आपका वहां पे होगा? कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, ध्यान से आप एक बार यहाँ पे देखिएगा। हम ये मान चलते यहाँ पे कोई रिमी की, यहाँ पे हमने लिख दिया रिमी का नाम लिख दिया, क्या लिख दिया? रिमी। यहाँ पे रिमी का आपने नाम लिखा, यहाँ पे कर दिया माइनस। अब देखो यहाँ पे कहा गया एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रिमी ने कहा वह मेरे पिता, अगर इनके पिता हमने लिखा, ये इनके पिता हो गए, ये क्या हो गए? इनके पिता, ये हो गए इनके फादर, इनके पिता के बेटे का भाई है, इनकी पिता के बेटे। अब ये बेटे यहाँ पे क्या हो गया? बेटा। इनका तो ये क्या हो गया? पुत्र हो जाएगा, ये तो होगा पुत्र। बेटे के क्या हो जाएगा? भाई। यहाँ पे क्या बोला? बेटे का भाई है। अब देखो सवाल में ये पूछा जा रहा है उस आदमी की ओर, यानी इस आदमी की ओर रिमी का, इन दोनों के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है, उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है? तो क्या संबंध बता दोगे? भाई ये भाई का ही तो संबंध यहाँ पे हो रहा है। अगर ये बताओ, अगर ये इनके पिता है, इनके भी पिता तो होंगे जाके, जब ये मान लो ये दोनों भाई यहाँ पे होते हैं, तो ये भी मान लो क्या हो जाएगा? ये भी इसका भाई हो जाएगा। तो क्या कह दोगे? ये क्या संबंध हो जाएगा? भाई का संबंध यहाँ पे होगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक सवाल, ये बिल्कुल इजी सवाल है, और ये सवाल हमने जो प्रैक्टिस पहले वहां पे किए थे, मैंने डिटेल से आपको बता रखा है कैसे आप ये कैसे शॉर्ट ट्रिक्स आप कैसे वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल मैं सभी को देता हूं होमवर्क के लिए, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये सवाल मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस वहां पे करा दी है, कैसे आप इसका आंसर तुरंत वहां पे निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में खुद सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देके जाइएगा। अब देखो एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट अगर हृदय से, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किससे आएगा? तो हृदय किससे होता है? ये कार्डियोलॉजिस्ट में आता है। अब ये होता है नेफ्रोलॉजिस्ट में क्या आपका आ जाएगा? हम कहेंगे भाई गुर्दे। हृदय की जांच कार्डियोलॉजिस्ट, गुर्दे की जांच भाई नेफ्रोलॉजिस्ट आपका हो जाएगा। क्या कह दोगे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर सीधा सीधा आपका यहाँ पे हो गया। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला सवाल आता है, इसमें क्या दिया गया? इसमें एक आपका सीरीज दीजिए। दोस्तों ये आज के हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मैंने जो जो चीजें आपको बताई, अगर आप ऐसे तैयारी करते चलते और सारे पॉइंट क्लियर करते चलोगे, आप एग्जाम में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ सारे आप यहाँ पे ध्यान से नोट करते हुए चले। दोस्तों ये आपकी जो सीरीज दी गई, यहाँ पे आप देखो ध्यान देखो क्या दिया जा रहा है। ये 18 से 23 हुआ, आप क्या कहोगे? 18 से 23 में कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस का 5 यहाँ बढ़ा हुआ है, और 23 से 32 आपका हुआ कितना बढ़ गया? आपने कहा 9। 32 से 37 हुआ, फिर आपने कहा 5 बढ़ा, फिर 37 से 46 हुआ, फिर आपका कितना बढ़ रहा है? ये आपका 9 बढ़ गया। अब यहाँ जाहिर सी बात है कि वो पहले 5 फिर 9 फिर 5 फिर 9 फिर यहाँ 5 ही बढ़ेगा। 46 से 5 आप बढ़ा दोगे, आपका 51 हो जाएगा। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन आप कराए, जो स्टेट में करा चुका, वो सारे भी एक बार प्रैक्टिस वहां पे कर लीजिएगा। आप एग्जाम तक मैं वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप वो तैयार करके पेपर देने जाते हैं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।